हेलो दोस्तों, हमारे इंडियन कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको संस्कृत विषय पढ़ाऊंगा। संस्कृत में आप लोगों को सबसे पहले मैं व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। व्याकरण में जो चैप्टर बाई चैप्टर जो विषय सूची होता है उसमें से बारीक बारीक से आपको मतलब परीक्षा के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, संस्कृत में सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ बेसिक में आप लोग को बता देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका विसर्ग, ये विसर्ग हो गया, ये हो गया हलंत। हलंत होता है जो ये तिरछा होता है ना कि इस तरह तिरछा होता है। और ये हो गया हमारा चंद्रबिंदु, नाम लिख देते हैं नीचे। ये हो गया हमारा विसर्ग और ये हो गया हलंत और ये हो गया चंद्रबिंदु। ठीक, ये तीन ठो है। इस तीन पर संस्कृत आधारित है। अगर मान लेते हैं हमको हिंदी में कोई चीज़ लिखना होता है तो हम लोग हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन जब संस्कृत में कोई बोले संस्कृत में कैसे लिखाएगा तो हम लोग मतलब सोच में पड़ जाते हैं। तो सोचने की जरूरत नहीं है, ये तीन हम बता देते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। संस्कृत में कैसे लिखाता है कोई नाम और हिंदी में कैसे लिखाता है, आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसका प्रयोग मतलब कहाँ होता है और कब होता है। जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है हिंदी में कोई नाम लिखना है वाइद संस्कृत में। अब जैसे मान लेते हैं हमको राम लिखना है, राम लोग, ये हमारा हो गया किस में, हिंदी में हो गया। और इसको अगर कोई बोलेगा कि राम संस्कृत में कैसे लिखाएगा, तो राम संस्कृत में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा विसर्ग है इसका प्रयोग करते हैं। राम जो है यहाँ पे राम लिखकर और यहाँ पे हम विसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा रामः। यानी ये जो विसर्ग है ना, जिस मतलब शब्द में लगेगा उस शब्द के उच्चारण के अंत में ह आना चाहिए। जैसे हम पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं। जैसे राम हिंदी में बोल दिए राम, लेकिन इसको जब संस्कृत में पढ़ेंगे तो रामः यानी उच्चारण अंत में ह आना चाहिए, रामः। ठीक है ना, इस तरह लिखा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो राम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में कैसे लिखाएगा, या कोई अकारांत इकारांत होगा तो उसका कैसे लिखाएगा। तो आप लोगों को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बारीक से आप लोगों को, जैसे होता है मूल शब्द होता है, मूल धातु होता है, प्रत्यय होता है, समास होता है, यानी जो भी मतलब व्याकरण में होगा ना, आप लोग एकदम सटीक बाई सटीक आप लोगों को हम बता देंगे। इतना अच्छा से बता देंगे ना, जो मतलब समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, ये जो राम है, राम हो गया आपका हिंदी में, राम हो गया, संस्कृत में हो गया रामा। अगर हमको लिखना है स्त्रीलिंग में, लिखना है सीता, तो सीता है स्त्रीलिंग में, यहाँ पे हिंदी में हम सीता लिख दिए। लेकिन जब हमको संस्कृत में लिखेंगे तो संस्कृत में सीता जो है, सीता का संस्कृत में सीता, ठीक इसी तरह जिस तरह हिंदी में है उसी तरह संस्कृत में होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राम जो है संस्कृत में इस तरह है और हिंदी में इस तरह है, तो सीता भी मतलब ठीक उसी तरह होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सीता है ना, ये है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द में हम लोग लता के रूप चलाते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बोले हैं कि बताएंगे, आप लोगों को एक दिन मूल शब्द के बारे में बता देंगे, आप लोग को अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ है इसलिए आपको बता रहे हैं। जैसे थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोग इधर बता दें, ये जो सीता है ना, सीता, तो इसको हम खंड करेंगे तो स जोड़ सीता, सॉरी देखिएगा, प्लस त जोड़
आ बराबर क्या हो गया, ये सीता हो गया। ठीक, ये सीता हो गया। तो सीता जो है हमारा, ये जो ता है, तो अंत में हमारा क्या आ रहा है, ये ता में आ छिपा है, ये अंत में ता में आ छिपा है, तो आ है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर कोई भी स्त्रीलिंग शब्द, यानी कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जिसका उच्चारण अंत में आ आता है, एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जिसका अंत में उच्चारण से आ रहा है, आ, यह सीता, गीता, रीता, रीना इत्यादि कोई भी मतलब आकारांत, इसको हम बोलते हैं आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा आकारांत हुआ। आकारांत में कोई भी नाम हो, इसका उच्चारण अंत में आ आता हो, तो उसमें हम विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। ओनली हम जिस अवस्था में हिंदी में लिखते हैं, ठीक उसी अवस्था में संस्कृत में लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब आप लोगों को बता देते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आकारांत हो गया, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, या कोई भी हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घकार से कोई नाम होगा। जैसे मान लेते हैं मोनू हो गया, मनु हो गया, ये मनु है। तो ये हमारा जो है ये मनु है, तो ये मनु है। या जैसे मान लेते हैं ये हमारा पुलिंग हो गया नाम, और इसमें ये हमारा ये पुलिंग है। और ये हमारा जैसे हो गया हमारा ऋतु हो गया। तो देखिए इसमें भी ऊ है, इसमें भी ऊ है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यही है, ये जो है ना हर्षुकार है, इसका रूप चलेगा साधु का, इसमें साधु का चलेगा। ये साधु है, उकारांत है, इसमें साधु का चलेगा, ठीक है ना। तो ये उकारांत पुलिंग है, ठीक है ना। ये ऋतु है, ये ऋतु उकारांत है, ठीक। तो इसका रूप चलेगा स्त्रीलिंग पर, ठीक है ना। तो ये एक अलग मतलब अलग ये चैप्टर है, ठीक है ना। ये चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे मूल शब्द, उसमें आप लोग को सटीक से बता देंगे। तो इस तरह इस जितना भी है ये सब मूल शब्द के अनुसार हम लोग एथी का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो समझाए थे वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान लेते हैं हमको इन दोनों का प्रयोग करना होगा, चंद्रबिंदु और हलंत का। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, देखिए हम लोग आपको बता देते हैं। इसका प्रयोग एक साथ दोनों में बता देते हैं, यानी एक शब्द में इसका दोनों प्रयोग होता है, ठीक है ना। पढ़ने में सेम होता है, लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक, अंतर होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है अहम, ठीक, अहम लिखना है, ठीक। अहम हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया हिंदी में हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा संस्कृत में हो गया। तो संस्कृत में अगर हमको लिखना है अहम, ये तो हम हिंदी में लिख दिए अहम, ठीक। इसका प्रयोग एक और बात बता देते हैं। इसका प्रयोग जो होता है ना, जितने भी मतलब अव्यय है, यानी जो शब्दार्थ होते हैं ना, या कोई मतलब विशेष जो शब्द होता है, जैसे हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, ये नपुंसक जो होता है, कोई भी वैसा जो शब्द होता है, उसमें मतलब इन दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। देखिए ये हो गया हमारा अहम। जब इसको हम संस्कृत में लिखेंगे तो यहाँ पे हम अ, ह, और देखिए अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा म लगाएंगे जरूर। जब इसका प्रयोग करेंगे तो ये नहीं कि इसी में ह लगा दिए, नहीं, हलंत लगा दिए, इसे नहीं लिखना है। जब इसका प्रयोग हम करेंगे किसी शब्द में तो पहले म लिखेंगे और म में हम लोग इसको हलंत लगा के इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, अहम, ठीक। अगर चाहेंगे हम इसको प्रयोग करने के लिए तो इसको इस तरह लिख सकते हैं अ, ह। जब इसका प्रयोग करेंगे इसमें तो जो म है ना, म लुप्त हो जाता है, यानी हट जाता है। यहाँ पे लिखा था ऊपर बिंदु हो जाता है ये, तो ये हो गया हमारा अहम हो गया, ठीक। लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन पढ़ने में सेम है। जैसे अहम ये भी पढ़ाएगा, ये भी पढ़ाएगा अहम, ठीक है ना। जब ये लगेगा तो ये हट जाएगा बिंदु, यानी चंद्र बिंदु हट जाएगा।
अगर चंद्रबिंदु लगेगा तो ये म लुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं जैसे चंद्रमा होता है, सूरज होता है, जब जब सुबह में जब सूरज जब मतलब उगता है, थोड़ा प्रकाश मतलब उत्सर्जित करता है, तो चंद्रमा लुप्त हो जाता है कुछ देर के लिए। लेकिन जब डूबता है तो चंद्रमा फिर उगता है। ठीक उसी तरह यह भी है, जब ये लगेगा, उदाहरण के तौर पर बताए हैं, जब ये लगेगा तो ये लुप्त हो जाएगा, ठीक। अगर ये लगेगा तो यहाँ पे ये लुप्त हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को, तो मैं आगे मतलब इसके विषय में थोड़ा बता रहा हूँ। ये देखिए, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है, जब तक ये जानकारी आप नहीं लीजिएगा तो मान लेते हैं इसी तरह आपको हम बता देंगे। अब ये आपका छोटा सा दो बेसिक था, आप लोग को बता दिए। आइए अब हम पढ़ते हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं व्याकरण में। पुरुष और वचन, पुरुष और वचन जान लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। हिंदी है या संस्कृत है या इंग्लिश है, तीनों में अलग अलग, यानी इसमें अलग है और उन दोनों में अलग है। देखिए ये हो गया हमारा गया पुरुष और वचन, ये हो गया। देखिए अगर कोई पूछता है कि संस्कृत में कितना पुरुष होता है, कितना वचन होता है, तो आप लोग को कहना होगा संस्कृत में 3 पुरुष और 3 वचन होता है, ठीक। इसलिए ये जो संस्कृत है, संस्कृत अलग एक मतलब विषय है। हिंदी है और इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश में 2 होता है, एक वचन और दूसरा बहुवचन। संस्कृत इंग्लिश में भी वही होता है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो है संस्कृत में 3 होता है, ठीक है ना। पहला बता देते हैं, एक वचन, दूसरा हो गया आपका द्विवचन, और तीसरा हो गया बहुवचन, ठीक। इसमें 3 होता है, ठीक है ना। ये हमारा वचन ये हमारा वचन हो गया, ठीक। अब पुरुष लिखना होगा, ये हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष, और ये नीचे हो गया उत्तम पुरुष, ठीक। ये 3 हुआ, यानी 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा पुरुष का लाइन, और ये हो गया हमारा वचन का लाइन, ठीक है ना। और इसमें देखिए, इसमें ये प्रथम पुरुष में ये आ जाता है, मध्यम पुरुष में ये आता है, और उत्तम पुरुष में ये आता है, ठीक है ना। अब इसका हम परिभाषा बता देते हैं, छोटा छोटा परिभाषा इसका। जैसे इसमें होता है, परिभाषा इसका होता है एक वचन, यानी एक वचन, इससे आप पहचान सकते हैं एक कह रहा है एक, तो एक का मतलब क्या हुआ, एक का मतलब हुआ एक, यानी कोई भी मतलब शब्द हो जिसमें मतलब एक हो, यानी इसका परिभाषा हुआ जिससे एक जाति का बोध हो। जैसे मान लेते हैं राम हुआ, राम, श्याम, सीता, गीता इत्यादि, ठीक है ना। और दूसरा है तो दूसरा द्वि का अर्थ होता है 2। संस्कृत में द्वि का अर्थ क्या होता है, 2 होता है। द्वि का अर्थ 2 होता है, तो इसका हुआ शॉर्टकट में, मतलब इसका परिभाषा होता है जिससे दो जाति का बोध हो, यानी जैसे राम और श्याम, सीता और गीता इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि, ये हो गया। और ये जो है बहुवचन है, यानी इसका परिभाषा हुआ शॉर्टकट में, यानी 2 से ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा। जैसे मान लेते 2 से ज़्यादा 3 4 5 6 7 अनंत भी हो सकता है, बहुत सारा। यानी जैसे मान लेते हैं 3 लड़के, 4 घोड़े इत्यादि।
या लड़कियाँ हो जाएगा, लड़कियाँ हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ये पहचान। तो समझ में आ गया। एक वचन किसको बोलते हैं, द्विवचन किसको बोलते हैं, बहुवचन किसको बोलते हैं। एक का मतलब हुआ है मैंने जैसे एक जाति का बोध, दूसरे का मतलब द्वि जाति का, और तीसरे यानी दो से ज़्यादा, ठीक है ना। इसका परिभाषा हुआ जिससे एक जाति का बोध हो, ये जो दो जाति का बोध हो, तीसरा हुआ हमारा दो से ज़्यादा का। ये हमारा शॉर्टकट परिभाषा है, ठीक है ना। लॉन्ग हम नहीं पढ़ाएंगे, लॉन्ग पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमको समझाना है, ठीक है ना, हमको समझने से मतलब है। तो ये आपका हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चलिए मैं आगे के वीडियो में आप लोगों को संस्कृत में जीरो से स्टार्ट करूँगा। ये हम अभी जो पढ़ाए हैं ये हमारा थोड़ा सा बेसिकली था, जो बताना बहुत ज़रूरी था। अब हम आगे के वीडियो में एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो संस्कृत में जो व्याकरण में जो स्टार्ट होता है जीरो लेवल से, ट्रांसलेशन बनाने के लिए उसमें लकार का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं लकार में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सटीक से बता दूंगा। जिसको भी कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगा संस्कृत में, तो हमारा वीडियो देख लीजिए एकदम। हाँ, एकदम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप लोगों को मतलब समझ में नहीं जाएगा ना का सवाल नहीं है, ठीक है ना। एकदम आना ही आना है। हमारा पढ़ाने का कुछ मेथड कुछ अलग होता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को संस्कृत में जो जितने भी ट्रांसलेशन होता है, भारी से भारी हो, हल्ला से लेकर भारी तक, या कोई भी लड़का मतलब अपने को कहता है कि हमको संस्कृत समझ में नहीं आता है, वैसे कोई भी जो भी छात्र हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले वीडियो में मैं वीडियो बनाकर उन्हें चैनल पर डाल दूंगा। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद।